नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलते चलते हम क्वांटम मैकेनिक्स की सीढ़ी नंबर 4 पर पहुंच गए हैं एंड अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें रही जिनके अंदर क्लासिकल थ्योरी वाज फेल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स और हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत ह्यूज जो फील्ड है उसको खड़ा करने की, उसको एमर्ज करवाने की। सो वी आर डीलिंग विद एमर्जेंस और ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया एंड वी फाउंड कि क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट कुड नॉट जस्टिफाई ऑल द थिंग्स, ऑल द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके लिए क्वांटम फिजिक्स को आना पड़ा, आइंस्टाइन को कूदना पड़ा उस आग के अंदर और उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। मतलब वो कहते हैं कि आग में तपकर ही सोना जो है वो सोना बनता है, वो उसको हम कहें कि उसकी शुद्धता निखर कर आती है। तो आइंस्टाइन जब उस आग में कूदे तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया। आप देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने देखा बड़े अच्छे से कि उसको क्लासिकल थ्योरी के साथ नहीं एक्सप्लेन किया जा सका एंड वी यूज क्वांटम थ्योरी। हमने क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए टू एक्सप्लेन दैट इफेक्ट। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके का इफेक्ट है द कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए भी क्लासिकल थ्योरी को वाज फेल्ड एंड क्वांटम थ्योरी को सामने आना पड़ा। अब क्वांटम इफेक्ट क्या है, किस तरीके से क्लासिकल फेल हुई, कैसे क्वांटम ने आकर हमारी हेल्प की, ये सारा कुछ हमें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। अब इससे पहले कि मैं बात करूं कि क्वांटम ने कैसे क्वांटम जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया, हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए स्कैटरिंग की, बिकॉज क्वांटम इफेक्ट इज़ नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मैटर। ये रेडिएशन की स्कैटरिंग है और मैं कहूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सटेंशन भी है, ये उससे अगला पड़ाव है। किस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि क्या होता है कि जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर की जो मैं कहूँ कि बाइंडिंग एनर्जी है डेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस रेंज के अंदर वो रहती है। और अगर हम उसी रेंज के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के ही मैं कहूँ कि एनर्जी में उसके ऊपर फॉल करवा रही हूँ, फोटोन्स में फॉल करवा रही हूँ, यूवी, विजिबल, आईआर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की, हमें पता है कि दिस इज़ मैं कहूँ कि किंगडम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटीरियल। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट हैं। एक अटैकर आया विच इज़ अ फोटोन। अगर इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो हमने बात की कि इसके वर्क फंक्शन के अगर इक्वल है तो ये जाएगा इस एटम को अपने आप को बचाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इससे एनर्जी लेकर और अपने सारे एटम को ये बचा जाएगा। तो ये तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन व्हाट विल हैपन कि अगर इस इनकमिंग, ये था जब तक इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रेंज में रहती है, लेकिन अगर इस फोटोन की एनर्जी मैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में कर दूं, इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी और ज़्यादा हो जाए, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता है ये कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे चेस की गेम होती है, आगे प्यादे खड़े होते हैं, वो कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एग्जैक्टली सेम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। लेकिन क्या होगा कि जहाँ पर वो प्यादे खड़े हैं, अटैकर वहाँ से ना होते हुए सीधा आगे जंप कर जाए। मीन्स कि ये जो फोटोन है इसको हमने एनर्जी इतनी ज़्यादा दे दी है, अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहूँ कि ये डिस्टर्ब ना करता हुआ यहाँ से आगे निकल जाता है, आगे किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ जाके ये टकराता है। अब क्या होगा, फिर से मैं कहूँ कि वही इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को सिग्नल देगा कि ओहो राजा जी अटैकर आ गया है, और वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, आपको निस्तनाबूद करेगा, आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और एटम क्या सिग्नल देगा कि फिर से वही चीज़, अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि तुम ये कुर्बानी दो। कुर्बानी दो का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी अटैकर आ रहा है आप उसके अटैक को फेस कीजिए। अगर आप उसके अटैक को फेस करके बच जाते हैं तो आपकी क्या होगा कि एनर्जी के अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे और वो अटैकर की एनर्जी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो निकल जाएगा और हमें परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है, वो अंदर आ गया है, अंदर आके किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ एज कंपेयर टू ये जो इनर है ये लूजली बाउंड है, क्योंकि बुक्स में लिखा रहता है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरेक्ट करता है। एक्चुअल के अंदर वो बाउंड है, लूजली बाउंड, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तो हम फ्री मानते हैं ना। दैट इज वाई जो इनर वाला है, वैलेंस के जस्ट आगे वाला है, उसको लूजली बाउंड कहा जाता है। तो इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ आकर एक्सरे ने या किसी भी रेडिएशन ने जिसके पास एनर्जी इस रेंज के अंदर है, इसने इंटरैक्ट किया। अब होगा क्या, ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी इसके पास नहीं है।
तो क्या होगा, कुछ मोमेंटम ये इसको ट्रांसफर कर देगी, मतलब अपनी कुछ एनर्जी इसने लूज कर दी, अब इसकी एनर्जी कम हो गई है, अब ये खुद स्कैटर होके बेचारी बाहर निकल जाएगी रेडिएशन, मतलब एटम के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएगी, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिकॉइल लिटिल बिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग, यानी कि इनकमिंग फोटोन की एनर्जी अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रेंज में आ जाती है तो हम उसे कॉम्पटन स्कैटरिंग कहना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, स्कैटरिंग स्कैटरिंग स्कैटरिंग, सो वी नीड टू डिस्कस दिस वर्ड स्कैटरिंग। इससे पहले कि मैं कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट की और ज़्यादा डिटेल में बात करूँ, वी मस्ट नो अबाउट स्कैटरिंग। मैं फिर से स्टूडेंट्स को वही कहूँगी कि आई विल नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस बोर्ड बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और बिना मतलब कि मुझे लगता है कि लेक्चर को लैंदन करने का कोई लॉजिक नहीं है। आई एम स्पीकिंग द टर्म्स, यू जस्ट नोट डाउन। आप लोग इसको स्पीड को कम कर दीजिए, नोट डाउन करते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। So scattering is basically, I may say, when a radiation spreads out in different directions by interacting with some substance, देन वी कॉल इट स्कैटरिंग। मतलब जब आप किसी रेडिएशन को किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करवाते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है, दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज स्कैटरिंग। और आई मे से इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव्स फ्रॉम अ रफ सब्सटेंस, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट रे आई किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी किधर किधर इधर उधर सब चली गई, तो इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। अब अगर मैं यही क्वांटम के एस्पेक्ट में या क्लासिकल के एस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो स्कैटरिंग इज ऑफ टू टाइप्स। कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, एक स्कैटरिंग होती है कोहेरेंट स्कैटरिंग, एंड अनदर इज नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब ये जो कोहेरेंट वर्ड है, को प्लस हेरेंट, को मीन सेम, हेरेंट मतलब हेरिडिटी, प्रॉपर्टीज़ का सेम होना, प्रॉपर्टीज़ का मैच कर जाना। तो स्कैटरिंग के अंदर प्रॉपर्टीज़ के मैच करने का क्या मतलब है, कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे ही मैं वेव बोलती हूँ इमीडिएटली मेरे दिमाग में कौन से पैरामीटर का नेम आता है? येस यू आर राइट, दैट इज वेवलेंथ। तो अगर वो वेवलेंथ सेम रहती है इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड बीम की, देन वी कॉल इट कोहेरेंट स्कैटरिंग। I may say if the wavelength of incident beam and scattered beam is exactly same, or there is no change in the wavelength of incident beam when it is scattered, then we call it coherent scattering. और इस कोहेरेंट स्कैटरिंग का मैं कहूँ कि ओनली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम इज चेंज, उसकी वेवलेंथ के अंदर कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। और इसका अनदर नेम मैं क्या कहूँ कि थॉमसन स्कैटरिंग भी इसको कहा जाता है। दिस कोहेरेंट स्कैटरिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज थॉमसन स्कैटरिंग। इसका दूसरा नेम क्या है? थॉमसन स्कैटरिंग। यानी कि लैम्डा इंसिडेंट वेव के लिए किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्डा स्कैटर्ड वेव के इक्वल। और मैं आई में से ओनली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम विल बी चेंज्ड, और किसी चीज़ में एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जिसको आप क्लासिकल में इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं, वही क्वांटम के टर्म्स में कोहेरेंट या थॉमसन स्कैटरिंग के नेम से जानी जाएगी। अब आ जाइए इसके ऊपर नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। नेम से ही क्लियर है कि वेवलेंथ मैच नहीं होगी, डायरेक्शन तो नेचुरली डिफरेंट रहेगी ही रहेगी। If the wavelength of incident beam is different from wavelength of outgoing beam, और this wavelength is increased, wavelength increase होने का क्या मतलब है? डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि फोटोन ने एनर्जी ली कि फोटोन ने एनर्जी दी, वो रमन स्कैटरिंग के अंदर चला जाता है काम। तो यहाँ पर जो हमें बात करनी है दैट विल बी नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। व्हेन और आई में से टू कंपोनेंट्स विल बी एमर्ज इन स्कैटर्ड बीम, वन विल बी हैविंग सेम वेवलेंथ एंड अनदर विल बी हैविंग चेंज वेवलेंथ। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी एटम के साथ इलास्टिक कोलिजन हो जाए, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन का इलास्टिक कोलिजन हो जाए, किसी के साथ इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो एनर्जी चेंज होगी भी और नहीं भी होगी। तो हमेशा नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर क्या होगा? स्कैटर्ड बीम विल कंटेन टू कंपोनेंट्स एंड दोज टू कंपोनेंट्स विल बी, एक तो हो जाएगा जिसको हम आगे जाके बोलेंगे मॉडिफाइड कंपोनेंट और अनमॉडिफाइड, कि इंसिडेंट की वेवलेंथ स्कैटर्ड वेवलेंथ की अगर इक्वल हो जाती है तो उसको बोला जाता है अनमॉडिफाइड कंपोनेंट, और मॉडिफाइड कंपोनेंट किसको बोला जाता है? अगर इंसिडेंट की वेवलेंथ स्कैटर्ड वेवलेंथ के साथ मैच ना हो। ऐसी स्कैटरिंग को हम बोलते हैं नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। आई एम अगेन रिपीटिंग, टू कंपोनेंट्स exist in outgoing beam, outgoing scattered beam, one will be of same wavelength, another will be of change wavelength, then scattering is termed as non coherent scattering. Or I may say other component will have slightly longer wavelength
एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वन। और इसी नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग को अभी क्वांटम में हम क्या नेम देंगे, इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब आप कहेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले रमन स्कैटरिंग का नेम भी लिया था। रमन के अंदर इलास्टिक, इनइलास्टिक, कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट दोनों होती हैं, बट कॉम्पटन हम लोग हमेशा नॉन कोहेरेंट के अंदर ही कंसीडर करते हैं। अब हमें स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कोहेरेंट होती है, नॉन कोहेरेंट होती है। वी विल हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन दिस वन, कॉम्पटन स्कैटरिंग और नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसके लिए कॉम्पटन स्कैटरिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट नो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब मुझे बात करनी है उस पड़ाव की जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स ने पूरे तरीके से जन्म ले लिया। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, in 1921 Arthur H. Compton performed an experiment and he observed when a beam of monochromatic radiation of high frequency is allowed to fall on a substance capable of scattering the beam, then scattered radiation contains two components. One component having lower frequency or I may say longer wavelength, and we call it unmodified radiation, and number two is other component having same frequency or same wavelength and we call it unmodified component. तो इसी इफेक्ट को क्या बोला गया, कॉम्पटन इफेक्ट बोला गया। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इनटू स्कैटर्ड रेडिएशन एंड रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से कह रही हूँ कि सिर्फ स्कैटरिंग नहीं है, रिकॉयल, इलेक्ट्रॉन रिकॉयल भी होता है। द फिनोमिना ऑफ scattering of radiation, the phenomena of scattering of radiation with matter such that scattered radiation contains two components। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर वन, अनमॉडिफाइड कंपोनेंट, अनमॉडिफाइड कंपोनेंट मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या रहेंगी, सेम। इंसिडेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाएंगे और स्कैटर्ड को हम लैम्डा डैश से। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश एंड अनदर विल बी मॉडिफाइड कंपोनेंट। मॉडिफाइड कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, फोटोन बेचारा अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देगा, उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ते लड़ते अपना कुछ मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा। सो उसकी जो खुद की जो वेवलेंथ है दैट विल बी इंक्रीज। अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी विल बी डिक्रीज। सो इंसिडेंट वेवलेंथ विल बी लेस देन स्कैटर्ड वेवलेंथ और स्कैटर्ड रेडिएशन विल हैव लिटिल बिट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वन। मीन्स मैं ये कहूँ कि जो आउटपुट है इस इफेक्ट की, उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, वी विल गेट मॉडिफाइड रेडिएशन, वी विल गेट अनमॉडिफाइड रेडिएशन एंड वन रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। इसको भूल मत जाना, एक रिकॉयल इलेक्ट्रॉन भी है जो हमें नजर आएगा। रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि वो एटम से बाहर आ गया, लेकिन अपने ही एटम के अंदर इट इज स्वेयर्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसकी जगह बदली है, उसके अंदर चेंजेस आए हैं। और इसी सारी कहानी के लिए इन 1927 आर्थर एच कॉम्पटन रिसीव्ड नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो उन्होंने यूज़ की। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत सिंपल सी अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा खास उन्होंने किया नहीं और एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एमर्ज होकर सामने आ गया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट, इसकी डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए। देखिए अब मैं कह रही हूँ कि बार बार रेडिएशन फॉल करवाई, रेडिएशन, अरे रेडिएशन फॉल तो तब करवाएंगे ना जब कहीं से आएगी। सो वी विल नीड अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। और उन्होंने जो काम किया था कॉम्पटन ने, दैट वाज डन फ्रॉम एक्स रेज। उन्होंने एक्स रेज यूज़ की। सो एक एक्स रेज का सोर्स हमें चाहिए जो ऑल डायरेक्शंस में, एवरीवेयर बहुत सारी एक्स रेज जो होगा एमिट कर रहा होगा। उसके बाद उन्होंने क्या यूज़ किया, ही यूज्ड अ फिल्टर। क्या काम होता है फिल्टर का, पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर देना। मतलब उसमें से जो स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें चाहिए वो उन्होंने यूज़ की।
एंड उसके बाद उन्होंने जो यहाँ से जो एक्सरेज आ रही थी बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थी मॉलिब्डेनम की। आप लोगों को पता होगा कि जो एक्सरेज हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो उन्होंने यूज़ की मॉलिब्डेनम की और उसको जाके फॉल करवाया ऑन अ टारगेट। उस टारगेट को क्या नेम दिया गया? कॉम्पटन टारगेट। और जो कॉम्पटन ने यूज़ किया दैट वाज कार्बन। उन्होंने यहाँ पे टारगेट की जगह क्या कंसीडर किया? ही कंसीडर्ड कार्बन। कार्बन को यूज़ किया। फिर स्कैटर्ड वेव किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, तो एक आर्क की शेप में मूवमेंट करवाई गई किसकी? डिटेक्टर की। और वो डिटेक्टर बेसिकली क्या था? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, कि स्पेक्ट्रम को मेजर करने वाला डिवाइस ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर वाज यूज्ड। तो देखिए आप इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमें मिल जाएगा फाई। आप लोग सिंपली ये लिखेंगे नंबर 1 एक्सरे सोर्स इज यूज्ड, पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे सोर्स वाज यूज्ड टू एमिट एक्सरेज। और आई में से एक्सरेज ऑफ शार्पली डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज वर इंसिडेंट ऑन ए ब्लॉक ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग और आई में से कॉम्पटन यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक अल्फा लाइंस ऑफ मॉलिब्डेनम एंड ही अलाउड टू फॉल दोज रेडिएशन ऑन कॉम्पटन टारगेट विच वाज नथिंग बट कार्बन। उन्होंने कार्बन को यूज़ किया ऑन अ ब्लॉक ऑफ कार्बन, एक्सरेज फॉल करवाई। द स्कैटर्ड एक्सरेज कुड बी एनालाइज्ड बाय ए स्पेक्ट्रोमीटर विच कैन बी मूव्ड अलॉन्ग अ आर्क। एक आर्क के अलॉन्ग स्पेक्ट्रोमीटर को यहाँ पर मूवमेंट करवाना के लिए कैपेबल था। तो ये वाला ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो वो यूज़ किया गया उस रेडिएशन को मेजर करने के लिए, एंड दैट्स इट। ये छोटी सी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट उन्होंने कंसीडर की। एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स पे आप ध्यान दीजिए क्या था कि अगर ये स्कैटरिंग एंगल फाई हो जाता है, रिजल्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि इफ स्कैटरिंग एंगल फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेक्ट्रम आ रहा था उस स्पेक्ट्रम के अंदर देयर वर ओनली सिंगल वेवलेंथ। कोई भी चेंज जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, ये वाली ये लैम्डा ही है। इस साइड आप एनर्जी लीजिए, इंटेंसिटी लीजिए, एनीथिंग यू कैन टेक। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी चेंज, ओनली अनमॉडिफाइड कंपोनेंट वाज प्रेजेंट। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि फाई, अगर हमने इसको 90 डिग्री ले लिया है, π/2 ले लिया है, तो दो कंपोनेंट्स जो थे वो रिसीव हुए और जो उनके बीच का जो शिफ्ट रिसीव हुआ, जो ये डेल्टा लैम्डा, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, दिस इज लैम्डा और ये वाली लैम्डा डैश, एंड लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कॉम्पटन शिफ्ट। और इसको ऑब्जर्व किया गया अप्रॉक्सीमेटली 0.0242 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 243 भी लिख देती हैं कई बुक्स। उसके बाद नंबर 3, अगर इसको 180 डिग्री हम ले लेते हैं तो क्या हुआ कि ये जो शिफ्ट था दिस वाज इंक्रीज्ड मच मोर, कि ये जो शिफ्ट था ये बढ़ गया। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, दिस इज लैम्डा डैश, एंड डेल्टा लैम्डा वाज अप्रॉक्सीमेटली 0.0484 एंगस्ट्रॉम। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था, शिफ्ट वाज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग अप टू दिस मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो रिजल्ट्स थे, दीज वर ऑब्जर्व्ड बाय कॉम्पटन। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद अब हमें बात करनी है इसकी एक्सप्लेनेशन की, कि ये जो कुछ हुआ, ये जो चेंजेस आए, ये क्यों आए, क्यों दो कंपोनेंट्स ऑब्जर्व किए गए, क्यों मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ये कंपोनेंट्स जो थे ये पिक्चर के अंदर अपीयर हो गए। सो इतना हमें समझ आ गया है कि अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और आई में से इट इज़ वी कॉल इट कॉम्पटन शिफ्ट। इस कॉम्पटन शिफ्ट का क्या रीज़न है, ये कितना है, इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी। तो इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिकल थ्योरी, कि अब हमें बात करनी है कि क्लासिकल ने क्या कहा और कहाँ पर बेचारी निस्तनाबूत हो गई, कहाँ पर किन किन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बिकॉज वी आर डीलिंग विद एमर्जेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिकल के क्या फ्लॉज रहे और क्वांटम ने उनको कैसे रिकवर किया। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि whenever some X-ray is made to fall on a target and this will be in resonance with the atoms of the target and the electrons of the target will start oscillating or vibrating with the frequency of incoming X-ray, and electron is nothing but an accelerated charge
and an accelerated charge we know that it releases electromagnetic waves. So that oscillating electron will definitely release electromagnetic waves which will be of the same frequency which was incident one. So in this way इसने modified component explain कर दिया. ध्यान से समझिए क्या बात है कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास एक टारगेट है, उसके ऊपर आपने एक्सरे को फॉल करवा दिया. अब अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक्सरे क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जाके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. अब वो टू वे प्रोसेस क्या है कि नंबर वन, दिस एनर्जी, इनकमिंग एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन. मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई, फॉल हुई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. और सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, और एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. इसने अपनी ऑसिलेशंस जो हैं उनको स्टार्ट कर दिया. जैसे ही एक्सरे इसके ऊपर फॉल होगी, अपनी एनर्जी उसको दे दे कि ले भैया तू संभाल, मेरा तो बर्डन खत्म. अब वो बर्डन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया, बेचारा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा, ऑसिलेट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लग गया, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड पार्टिकल एंड वी नो दैट एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा, विच विल बी द सेकेंड प्रोसेस और सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस. Second one will be the radiation will be released if it is in resonance with this atom. Second step के अंदर क्या हो जाएगा, this accelerated electron will release radiation. अब क्योंकि जिस रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाया था, इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा जो इनकमिंग बीम की फ्रीक्वेंसी है. अब ये टारगेट है, आपने इसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाई, एक्सरे ने अपनी एनर्जी अपनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होना शुरू हो गया. अब वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, तो वही एनर्जी रिलीज करेगा ना जो उसके पास है. वो आई कहाँ से, इनकमिंग से आई. इसका मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की वो एनर्जी ये इंसिडेंट वाली हो गई, ये स्कैटर्ड वाली जो बाहर निकलेगी ये क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी. सो आई मस्ट से इफ दिस इज ट्रू देन क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए ये जो अभी चीज़ें हमने कही. इफ इट इज़ ट्रू देन स्कैटर्ड एक्सरे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच स्कैटर्ड रेडिएशन इज ऑब्जर्व. कि अगर ये सब कुछ सच है, एक सत्य कथा पर आधारित है, तो जो एक्सरे आ रही है किसी भी डायरेक्शन में आए, कहीं पर भी स्कैटरिंग हो, उसकी एनर्जी सेम रहनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ सेम रहनी चाहिए. नंबर टू, the scattered radiation should be symmetrical in terms of distribution of intensity. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट रिमेन सेम. बट एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स पर क्लासिकल थ्योरी खरी नहीं उतरी, सो इट वाज फेल्ड. ध्यान से सुनिए मैं फिर किसे क्या कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हैं तो क्या होना चाहिए, एक तो इंसिडेंट एनर्जी स्कैटर्ड एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए इन ऑल द डायरेक्शंस. अभी 2 मिनट पहले मैंने जो स्टेटमेंट्स इंग्लिश में बकर करके बोली, आप उनको नोट कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल जाए. और सेकंड क्या होना चाहिए कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहना चाहिए, एवरीवेयर इट शुड बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच यू आर ऑब्जर्विंग स्कैटर्ड बीम. ये सब होना चाहिए था लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं किया गया. सो एक्सपेरिमेंटली दीज थिंग्स डिड नॉट मैच. ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्लासिकल औंधे मुंह गिर गई, उसको नहीं समझ आया कि अब हमें कैसे एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को. तो फिर किसको आना पड़ा सामने, फ्रंट लाइन पे आकर लड़ाई किसको करनी पड़ी, नथिंग बट क्वांटम थ्योरी को. सो लेट अस डिस्कस क्वांटम थ्योरी बिहाइंड कॉम्पटन इफेक्ट, कि किस तरीके से आके इन सारी प्रॉब्लम्स को क्वांटम ने सॉल्व किया और इस कॉम्पटन शिफ्ट की मेजरमेंट जो है उसको एक्सप्लेन किया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, इसकी हमें बात करनी है. अब क्वांटम क्योंकि हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेशंस के साथ डील करती है, एग्जैक्ट नहीं होती. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. रादर इस लेक्चर के बाद मैं कहूँ कि बड़ा खूबसूरत अध्याय शुरू होने जा रहा है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का. हम उसके अंदर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम जो बड़ा फेमस श्रोडिंगर का कैट एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. तो लेकिन आज कहानी कॉम्पटन इफेक्ट की.
तो देखिए जो क्वांटम थ्योरी है, सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन ऑलवेज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, कुछ अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ की जाती हैं हमेशा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिस्कसिंग द अजम्पशंस in case of explanation of Compton effect by using quantum theory. So which assumptions were used? Number one, X-ray of frequency nu or wavelength lambda contains a stream of photons having energy h nu and momentum h nu by c. मतलब प्लैंक्स थ्योरी को इन्होंने अपना आधार बनाया कि जो लाइट है ना, और जो एक्स-रे फॉल करवाई गई, और एक्स-रेज contains photons having energy E is equal to h nu each. एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? E is equal to h nu और hc by lambda, where nu is its frequency and lambda is its wavelength, or and its momentum, and momentum of photon will be, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आएगी. E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. सो इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका रूट, E इज इक्वल टू पी सी, और P इज इक्वल टू E अपॉन सी, और P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी. इतना माना गया कि मोमेंटम फोटोन का होगा, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी. ये क्यों आया मैंने ये भी बता दिया. So this was the first assumption which was considered by Compton. Second assumption was electrons are assumed to be free and stationary. ध्यान से momentarily उसको free माना गया, क्योंकि मैंने कहा था कि बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ आकर एक्सरे टकराएगी, लेकिन जब इंटरैक्शन होगी, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोलिजन्स होती हैं, तो मोमेंटरली ड्यूरिंग द कोलिजन का जो टाइम होता है वहाँ पर हम मानते हैं कि जो चलती हुई चीज़ है वो मोमेंटरली रेस्ट पर आ गई है, या मैं कहूँ कि ऑलरेडी टारगेट इज एट रेस्ट. क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं कोलिजन को कंसीडर करने के लिए, कोलिजन को स्टडी करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टारगेट रेस्ट पे कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस ईजी हो जाए. तो कॉम्पटन ने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अज्यूम्ड टू बी फ्री एंड स्टेशनरी बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी of electron of in any atom is of the order of 10 electron volt, and which is very less than energy of X-rays, which is approximately 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 keV से लेके 10 या 12 keV तक एक्सरेज की एनर्जी होती है. इसके कंपैरिजन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या औकात है, तो इसलिए उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसकी बड़ी कम, तो नेचुरली इसको इसके कंपैरिजन में रेस्ट पे माना जाएगा और फ्री माना जाएगा. सो सेकेंड एजम्पशन इज इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन. लिखिए रादर आप कि जो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहा है एक्सरे के साथ, इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट मोमेंटरली, कह रहे हैं हम मोमेंटरली एट रेस्ट, एंड is at rest and is assumed to be free for that small interval of time. इसको फ्री माना गया बिकॉज, क्यों माना, इसका जवाब भी कॉम्पटन महाशय ने साथ ही साथ दे दिया. बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is of the order of 10 electron volt, which is very less than energy of X-rays, energy of X-rays of the order of 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस वजह से इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू एक्सरे फ्री और स्टेशनरी मान लिया गया. और तीसरी चीज़ की बात उन्होंने की, द कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी इलास्टिक इन नेचर. मतलब अगली बात जो उन्होंने कंसीडर की, द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरे फोटोन is considered to be elastic, is considered to be elastic. क्योंकि अगर इलास्टिक ना मानते, so conservation of total energy I must say, rest mass energy इसके अंदर है, and linear momentum are valid. ये इसलिए किया गया, आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाया जा सके, कॉन्जर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सके, इसलिए क्या माना गया कि जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक. उसके बाद जो फोर्थ अजम्पशन यूज़ की गई, आई एम गोइंग टू इरेज दीज थ्री. जो फोर्थ अजम्पशन यूज़ की कॉम्पटन ने,
उसके अंदर उन्होंने बात की मास की, इलेक्ट्रॉन के मास की। He considered that after collision has been occurred, relativistic mass of electron is taken. Number 4, relativistic mass of electron is considered after collision. Collision के बाद relativistic mass consider किया गया, कि माना गया कि because only a very small part of energy of incident radiation gives sufficient energy to the recoil electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ा हल्का सा, बड़ा लाइटर सा पार्टिकल होता है। जैसे ही आप उसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाएंगे, उसका तो छोटा सा हिस्सा इसको बड़ा ज़्यादा जंप, बड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इसलिए हमें क्या मानना पड़ा, उसका रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करना पड़ा कि डेफिनेटली उसकी स्पीड में इतना चेंज आएगा कि उसके अंदर रिलेटिविटी आ जाएगी। तो इन अजम्पशंस के बेस पे जो क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की कॉम्पटन शिफ्ट की, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ इसी के अंदर अजम्पशंस के बाद अगला हेडिंग क्वांटम थ्योरी के अंदर ही एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट, एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। हमें इसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है डेल्टा लैम्डा की, द चेंज इन or the difference in wavelengths between scattered X-ray and incident X-ray is termed as Compton shift. इसको हमें find out करना है। So consider an X-ray photon, एक X-ray photon जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर हमारा टारगेट है विच इज़ इलेक्ट्रॉन, और अभी हमने बात की assumptions के अंदर it was taken at rest। अब यहाँ से इसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग, तो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर ये फोटोन जो है बेचारा एनर्जी कम करवा के चला जाएगा। मान लीजिए इसकी इंसिडेंट एनर्जी h न्यू है और स्कैटर्ड एनर्जी h न्यू डैश है। मैं यहाँ पर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के सारे पैरामीटर्स लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में बिफोर कोलिजन क्या क्या था और आफ्टर कोलिजन की क्या कहानी थी, वो हमें स्टडी करनी है। तो देखिए बिफोर कोलिजन जो एनर्जी थी E, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन E डैश इज इक्वल टू h न्यू डैश, ये मैंने कंसीडर की। और उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ फोटोन P, इट वाज इक्वल टू h न्यू बाय c, फर्स्ट अजम्पशन के अंदर हमने बात की। एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन E h न्यू डैश बाय c, h न्यू बाय c इसका हो गया और h न्यू डैश बाय c इसका मोमेंटम हो गया P डैश। और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा रिकॉयल होके सामवट इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। अब हमें यहाँ पर बात करनी है एंगल की। सो दिस इज फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल पे फोटोन की स्कैटरिंग हुई, द एंगल at which photon is scattered is called angle of scattering and the angle at which electron is recoiled is called recoiling angle या angle of recoil। ये हमने छोटी सी सिचुएशन जो है वो कंसीडर करी। अब इलेक्ट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट, तो उसके पास सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी थी ई, जिसको मैंने m0c² लिखा। आफ्टर कोलिजन क्योंकि मोशन में आ गया है और हमने बात की कि उसके पास रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा, तो उसके पास एनर्जी क्या बन जाएगी, ई डैश इज इक्वल टू mc² एंड m इज रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन Pe क्या था, 0 बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर कंसीडर की गई। इसके बाद क्योंकि हमने बात की पहले कि कोलिजन वाज इलास्टिक कोलिजन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज़ करने होंगे। तो मैं इस सिचुएशन को एक बार इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपको चीज़ें समझानी थी कि क्या क्या हमें कंसीडर करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। आई एम गोइंग टू कंसीडर द कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी थी E, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी E। आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी हो गई E डैश, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई E डैश। अभी मैंने छोटी सी टेबल बनाई थी, वहाँ से वैल्यूज उठाइए, यहाँ पुट कर दीजिए। दिस E वाज h न्यू एंड दिस E वाज m0c²। ये था h न्यू डैश एंड दिस वाज mc²। ये आ गई इक्वेशन मेरे पास। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, h न्यू, मैं इस टर्म को भी इधर ले आई, माइनस h न्यू डैश प्लस m0c²
इज इक्वल टू mc स्क्वायर. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1. मान लीजिए कि मैंने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. अब मुझे यूज़ करना है कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट प्रॉब्लम इज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी एंगल पर चली जाए तो हम क्या करते हैं, यस वेरी गुड, हम उसकी रेजोल्यूशन कर देते हैं, हम उसको टुकड़ों में काट देते हैं. वी कंसीडर इट्स कंपोनेंट्स. अब हमें मोमेंटम के कंपोनेंट लेने होंगे, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस में बात अलग से करूंगी, और कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की बात मैं अलग से करूंगी. अब देखिए इसका मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी एट एन एंगल फाई है. इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन के अंदर, ये हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी कॉस ऑफ फाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर कंपोनेंट आता है कोसाइन. एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी एच न्यू डैश बाय सी साइन फाई हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए, इसका मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, और इधर इसका मोमेंटम है एम वी. इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा. तो ये कंसिडरेशन जो है वो हम कर चुके हैं. एम वी कॉस थीटा आ गया है, एम वी साइन थीटा हमारे पास आ गया है. अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे करनी है कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अंदर इसका मोमेंटम पहले कितना था, इनिशियल मोमेंटम एच न्यू बाय सी. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इसका इलेक्ट्रॉन का कितना है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, इन दोनों का सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ऐड हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा. अब ये एक्सप्रेशन जो है वो मेरे पास आ गई है. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस एम वी कॉस थीटा को मैं एक साइड रखूँ, ये जो भाई भाई एक जैसे दिख रहे हैं इनको एक साइड पर कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए एच न्यू बाय सी माइनस एच न्यू डैश बाय सी इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा. अब ये सी जो डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको भी हम उधर ले जाते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी एम वी सी कॉस थीटा. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इनमें से एच न्यू बाहर ले लिया, एच सिर्फ एच बाहर आएगा, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हो गया. अब हमें बात करनी है कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस के अलोंग देखिए इनिशियल मोमेंटम, ना तो ये फोटोन इधर जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा रहा है, सो इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इज 0. फाइनल मोमेंटम देखिए फोटोन का अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको मैं पॉजिटिव मानूंगी, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा. अब इसको भी मैं इधर ले जाती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी, सॉरी साइन थीटा है यहाँ पर, साइन फाई. ये टर्म आ गई. अब इस सी को आप इधर ले आइए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एच न्यू साइन फाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3. अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखिए थीटा और फाई दो एंगल्स इन्वॉल्व है मेरे पास, दिस इज रिकॉयल एंगल, दिस इज स्कैटरिंग एंगल, हमें ऑब्जर्व करना है इसको. सो मेरी एक्सप्रेशन में ये रहना चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए, और एक में कॉस है एक में साइन है. कॉस और साइन को गायब करने का तरीका क्या है, एग्जैक्टली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करवाना है. इसलिए अब देखिए एक साइड मेरे पास एम वी सी साइन थीटा है और यहाँ पर मेरे पास एम वी सी कॉस थीटा है. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3. अब आपको इक्वेशन 2 और 3 को क्या करवा देना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. अब मैं इस डायग्राम को भी इरेज कर दूं ताकि यहाँ पर हम अपना मैथमेटिक्स लिख सकें, क्योंकि इसका काम हो चुका. इस 1 को मैं अभी इरेज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. तो देखिए इनकी हमें करनी है स्क्वायरिंग एंड एडिंग. इस साइड मेरे पास क्या है, एम वी सी कॉस थीटा. अब इसको मैंने क्या किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड होगी, राइट हैंड साइड इसकी स्क्वायरिंग एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, इसका स्क्वायर प्लस
एच न्यू डैश साइन फाई इसका भी स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें जो इक्वेशन चल पड़ी है रास्ते में इसको सॉल्व करना है। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया। एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी खोल लीजिए, एच। अब आप इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आप खोल सकते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई, इसको मैंने ओपन कर लिया है, प्लस इसको करेंगे एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। एग्जैक्टली मुझे समझ आ रहा है, आपको दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म भी क्या बनने वाली है, 1 बनने वाली है। अब कोई पागल ही होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फैक्टर के अंदर भी देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम 1। और हमारे पास बचेगा क्या, न्यू एंड यहाँ से क्या हो गया न्यू डैश, तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई हमारे पास आ गया। तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई, ये एक्सप्रेशन आ गई है। 2 3 हो गई थी, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दोबारा इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए, ये देखिए ये वाली इक्वेशन एम सी स्क्वायर और यहाँ पर भी है। अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, इफ आई स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, इस साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करती हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और ये टर्म यहाँ से हमने h कॉमन निकाला, सपोज मेरे पास न्यू माइनस न्यू डैश हुआ। अब मुझे दोनों तरफ क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो टर्म है दिस हैज़ बिकम एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू, अब इसकी आपको स्क्वायरिंग करनी है, सो एच न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच न्यू इंटू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ओहो, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन तो करनी ही पड़ेगी सॉल्व इसको। तो अब इसको आप कीजिए, इसको यहाँ पर सॉल्व। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू एच, यहाँ से देखिए न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, इसको भी मैंने खोला, प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो इस अगली कहानी में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करवानी है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, कॉम्पटन शिफ्ट। तो मान लीजिए इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो अब आप कीजिए सब्ट्रैक्टिंग। आपको एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन 5 फ्रॉम दिस इक्वेशन 4। आप 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, इसमें से इसको करवाना है सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में से हमें करवानी है सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड, एम स्क्वायर सी 4, और ईजी रहेगा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करवाइए, सो इट विल बी ईजी। अगर हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो यहाँ से मैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर एग्जैक्टली ठीक जा रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कोई 4 में से सब्ट्रैक्ट करवाइए, सो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4 इज इक्वल टू, इसमें से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई माइनस, अब मैं इसको रेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें, और इस इक्वेशन को लिख देती हूँ जिसे सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस एच न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश माइनस एम नॉट स्क्वायर सी 4 माइनस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये है कहानी इनकी सब्ट्रैक्शन की। अब देखिए यहाँ से अगर मैं
एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बच जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि आप उल्टा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना नेगेटिव जो है वो बाहर ले लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से जब आप इन इक्वेशंस को ये वाली टर्म इस टर्म से, ये वाली टर्म इस टर्म से, ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई, वहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस 2h न्यू डैश माइनस एम नॉट स्क्वायर C4 माइनस 2h न्यू, मैं इसको भी खोल दे रही हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर, वही बात की अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लेती तो इट वुड हैव बिकम ईजियर। तो अगर मान लीजिए मैंने उल्टा करना था, 4 में से 5 जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करवाना था, तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ नेगेटिव ले लूँ बाहर तो मेरे पास 1 माइनस मीन्स ये जो टर्म है हमारी ये क्या बन जाएगी एम स्क्वायर C4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और इस पूरे के आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया। आपको ध्यान रहेगा इस स्टेप को मैं एक बार इरेज कर दे रही हूँ, आपको समझ आ ही रहा है कुछ भी नहीं है, इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा एज सच। अब यहाँ से क्या होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर हमने बाहर लिया तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ पर बच गया इज़ इक्वल टू, इस सारी टर्म्स के अंदर देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए, आप बाकी टर्म्स को लिख लीजिए। एज इट राइट हैंड साइड के अंदर हमें पता है कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो टर्म्स आपके पास बच गई आप बस उनको लिखते जाइए। देखिए क्या बचा है हमारे पास 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई, माइनस में एक ये बचा है हमारे पास, एंड अनदर इज मेरे पास यहाँ पर है दिस वन, ये माइनस इसके आगे था तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ से आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस, माइनस हो गया 2h न्यू डैश एंड दिस वाज माइनस, ये हो जाएगा प्लस एम नॉट स्क्वायर, मतलब जो टर्म जैसे थी उसका रिवर्स हो जाएगी, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो m है, ये जो मास है दिस m इज़ रिलेटिविस्टिक मास, इस रिलेटिविस्टिक मास को मुझे क्या पुट करवा देना है, मुझे इसको पुट करवा देना है इसकी वैल्यू। हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी m इज़ इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करवा दीजिए, ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी स्क्वायर पुट करवानी थी। अब देखिए यहाँ पर इसमें से अगर मैं सी स्क्वायर भी बाहर ले लेती हूँ तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसके साथ ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा एम नॉट स्क्वायर C4, ये एम नॉट स्क्वायर C4 इस एम नॉट स्क्वायर C4 के साथ कैंसिल, और ये जो टर्म थी इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 आ गया सपोज़, इन दोनों टर्म्स में से देखिए मैंने क्या किया 2h को कॉमन ले लिया, 2h अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, न्यू डैश भी कॉमन ही ले लीजिए आप, तो न्यू डैश भी कॉमन लिया, h तो सारी टर्म में से ही कॉमन आ जाएगा, आप h को कॉमन लेके सारी टर्म में से ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से भी h आ गया, यहाँ से भी h आ गया, यहाँ से भी h आ गया, सो h गॉन, h जो है वो चला गया, एक h हमारे पास यहाँ रह जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, न्यू डैश और 2 ले लिया बाहर, अंदर मेरे पास क्या बचा h cos फाई माइनस 1, तो कुछ गड़बड़ होती हुई मुझे लग रही है, इस टर्म के साथ भी यस, जब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो इसका भी हमें स्क्वायर करना था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो अल्टीमेटली h स्क्वायर कॉमन आया था, एक h बाहर रह जाएगा और अंदर यहाँ पर बचा प्लस 2 न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर।
अब अगर इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ -2 न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर 2 न्यू डैश कॉस फाई -1। इस माइनस को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस फाई। 2 से 2 भी चला गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। न्यू माइनस न्यू डैश, इस न्यू डैश को मैं इधर ले आती हूँ। न्यू डैश इज इक्वल टू एक h हमारा यहाँ पर था इस एक्सप्रेशन के साथ, दिस h, ये h यहाँ पर ही रह गया, h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, अंदर बचा 1 माइनस कॉस फाई। तो हम अपने रिजल्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बाकी सारा इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। अब हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो वहाँ से मैं इसको क्या पुट करवा दूँगी, दिस विल बी लैम्डा डैश बाय c एंड दिस विल बी लैम्डा बाय c, h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई बिकॉज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, और ये c कैंसिल हो गए, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट c 1 माइनस कॉस फाई, एंड लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज नथिंग बट कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, h अपॉन एम नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। तो सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई कॉम्पटन शिफ्ट की। तो अब देखिए कॉम्पटन शिफ्ट की एक्सप्रेशन, हमें उन ग्राफ्स को भी एक्सप्लेन करना है जो रिजल्ट के अंदर ऑब्जर्व किए गए थे। तो क्वांटम थ्योरी देखिए उनको कैसे ऑब्जर्व करेगी, और इनको हम मैथमेटिकली स्पेशल केसेस का नेम दे देते हैं जब किसी के अंदर कोई एंगल जो है वो आ जाता है। नंबर 1, इफ़ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर आप फाई 0 कीजिए, कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, सो डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, और अनमॉडिफाइड कंपोनेंट को क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, इट इज़ अनमॉडिफाइड कंपोनेंट। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो आपको इस तरीके से अनमॉडिफाइड कंपोनेंट जो है वो मिल जाएगा, दिस इज़ लैम्डा एंड दिस इज़ यू। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, दिस फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री कॉस 90 0, तो ये हमारे पास डेल्टा लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, h अपॉन एम नॉट सी। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करवा सकते हैं बिकॉज ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये किलोग्राम में है, ये मीटर पर सेकेंड है। जब आप इन सारी यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ मीटर्स बचेगा लास्ट में, विच इज़ डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब इस फैक्टर के पास भी वेवलेंथ की ही डायमेंशन है, और उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ। लैम्डा सी इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी। इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करते हैं तो यू गेट 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ऑब्जर्व हो जाता है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे फिर से, देखिए अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई है, मतलब हमारे पास 2 पीक्स जो हैं वो ऑब्जर्व की जाएंगी। ये हो गई लैम्डा एंड दिस वन इज़ लैम्डा डैश, और इन दोनों के बीच का जो गैप है डेल्टा लैम्डा, दिस इज़ 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केस नंबर 3 की, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप फाई 180 और पाई इसको पुट करवा देते हैं, पाई रेडियन, कॉस पाई होता है -1 एंड 1 -1 -1 यानी कि 1 + 1 2, यानी कि ये क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो डेल्टा लैम्डा की हमें यहाँ से क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, और वो क्या हो जाएगा 2 इंटू h अपॉन एम नॉट सी, और h अपॉन एम नॉट सी अभी हमने सॉल्व किया है 0.04242 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.0484 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी कॉम्पटन शिफ्ट। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पर उस तरीके से
बिल्कुल वैसे पहले की तरह यहाँ पर अनमॉडिफाइड कंपोनेंट, फिर मॉडिफाइड कंपोनेंट थोड़ा दूर चला गया और ये जो गैप है, दिस गैप इज इंक्रीज विच इज़ वेल मैच्ड विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये हो गया लैम्डा, दिस इज लैम्डा डैश। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट। अब क्या रहता है कि आपको एग्जामिनेशन में समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है व्हाई विजिबल लाइट कैन नॉट गिव अस कॉम्पटन शिफ्ट और व्हाई कॉम्पटन शिफ्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद विजिबल लाइट। तो उसका आंसर आप लोग कैसे देंगे? आपको ये थर्ड वन केस जो है, केस 3, ये उसके अंदर आंसर में कर देना है और आपका काम बन जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन के अंदर उनको ज़रूर बहुत बार अपीयर हो जाता है कि वाई कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन इफेक्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ विजिबल लाइट। तो आप लिखेंगे जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है डेल्टा लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, ये हमें पता है कॉम्पटन वेवलेंथ है, इट इज़ कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 0.0242 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ से मेरे पास डेल्टा लैम्डा 0.0242 1 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रॉम, ये भी मैं लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पता है इस फैक्टर को हम 180 पुट करवाते हैं, cos 180 माइनस 1 एंड ये वैल्यू बन जाती है 2। तो 0.242 इंटू 2 फॉर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और फॉर मैक्सिमम डेल्टा लैम्डा ये आएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। और जो विजिबल लाइट है, यू विल से द एवरेज वेवलेंथ इन केस ऑफ विजिबल लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट भी आप कहिए कि 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। ये अगर मैं मिनिमम की भी बात करूं, चलिए 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम के सामने 0.0484 की क्या औकात है। यानी कि जो चेंज आएगा, अगर मैं ब्लू कलर की लाइट लेती हूँ, वॉयलेट कलर की लाइट लेती हूँ जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसके अंदर अगर इतना चेंज भी आ गया विच इज़ द मैक्सिमम चेंज, तो वो चेंज क्या हो जाएगा, इसके अंदर मुझे करना है ऐड 0.0484 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है इतनी छोटी वैल्यू को आप निगलेक्ट कर देते हैं। Since this value of Compton shift is very small as compared to the wavelength of visible light, so such a small change cannot be detected. That is why visible light cannot demonstrate Compton effect. And same answer will go for UV radiations. इसीलिए UV radiations के साथ, IR के साथ, किसी के साथ Compton effect ऑब्जर्व नहीं किया जाता, सिर्फ किसके साथ ऑब्जर्व होता है, गामा रेज एंड एक्स रेज के साथ। तो इसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की कहानी की। तो देखिए अब हमें डिस्कस करना है डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। इस हेडिंग को मैं इरेज कर देती हूँ। डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन हमें पता है कि हम टैन की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। हमने जो इक्वेशंस लिखी थी अपनी, याद कीजिए, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक इक्वेशन हमारे पास आई थी mvc cos थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश cos फाई, ये आई थी। अनदर इक्वेशन वाज mvc sin थीटा और ये इक्वेशन किसके इक्वल आई थी, एच न्यू डैश साइन फाई। हमें क्या करना है, टैन लेना है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 2/1, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब आपने इसके नीचे मैं यही लिख दे रही हूँ mvc cos थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये हो जाएगा cos फाई। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें थीटा फाइंड आउट करना था, mvc से mvc कैंसिल हो गया तो आ गया हमारे पास tan थीटा। ये h भी आप कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, सो न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है न्यू डैश की फ्रॉम कॉम्पटन इफेक्ट। इसको मैं दे दिया मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 3। वी न्यू दैट फ्रॉम कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास क्या आया था, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, इट वॉज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। अगर मैं यहाँ से 1 अपॉन न्यू लेती हूँ, ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई।
अब मैं करूँ न्यू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दूँ, न्यू अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर न्यू 1 माइनस कॉस फाई, क्योंकि मैंने न्यू से थ्रू आउट क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू इसका रिवर्स लीजिए, तो ये न्यू डैश क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ये वाली वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करवाइए एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, आपके पास थीटा आ जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमारे पास यहाँ से जब आप इसको पुट करवाएंगे, देखिए टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, जो ये 1 माइनस कॉस फाई है, इस 1 माइनस कॉस फाई को आप चाहें तो इसको 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2 लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2, और जब आप यहाँ पर इसको पुट करवाने की कोशिश करेंगे, इस साइन फाई को आप लिख लेंगे साइन फाई बाय 2 कॉस फाई बाय 2, तो कैंसिलेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास जो टैन थीटा आ जाएगा दैट विल बी कॉट फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, सिंपल। तो ये हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन किसकी, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिकॉयल होगा हम ये भी मेजर कर सकते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट वी कैन ऑल्सो मेजर। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी कहाँ से, फोटोन से। फोटोन आएगा, अपनी कुछ एनर्जी उसको देगा और चला जाएगा, यानी कि बाहर जाने वाले फोटोन की और अंदर आने वाले फोटोन की एनर्जीज का मैं डिफरेंस ले लूँ, वो एनर्जी किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन के पास। सो इंसिडेंट एनर्जी इज एच न्यू एंड स्कैटर्ड एनर्जी इज एच न्यू डैश, एंड दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू माइनस न्यू डैश, बस कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एच न्यू बाहर लीजिए, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। अभी 2 मिनट पहले मैंने न्यू डैश नहीं भी आपको उसकी फॉर्म में रखना है, आप इसको पुट कीजिए। एच न्यू को क्यों क्या पुट कर सकती हूँ मैं, सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इंटू डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट कॉम्पटन शिफ्ट। आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई एंड लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इसको पुट करवा के हमारे पास क्या आ जाएगी, वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि वो क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, क्योंकि जब आप यहाँ से इसको पुट करवाएंगे, आप चाहें तो उसको फिर से न्यू रख सकते हैं, तो बन जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर इंटू विद इन ब्रैकेट हमारी वही टर्म 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, ये भी कैलकुलेट हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, कि कॉम्पटन इफेक्ट यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहला यूज़ तो हमें पता ही है जो हम कर रहे हैं इसका, कि दिस हेल्प्स इन एमर्जेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। किस किस चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया, इट इज़ यूज्ड इन रेडियो बायोलॉजी, जहाँ जहाँ पर हमें इफेक्ट देखना होता है एक्सरेज का, कि किस एटम के अंदर चली गई, कितनी एनर्जी देंगी, कितना डैमेज कॉज करेंगी, रेडियो बायोलॉजी के अंदर वहाँ पर हम क्वांटम इफेक्ट ही करेंगे, जबकि मैटर के अंदर एक्सरे फॉल करवाएंगे। एंड अनदर इज आई कैन से दैट दीज आर यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट का क्या यूज़ है, टू अंडरस्टैंड लो एनर्जी कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन गिविंग राइज टू हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, एंड टू अंडरस्टैंड कॉम्पैक्ट रीजन्स इन रेडियो गैलेक्सीज, कि जो दूर गैलेक्सीज हैं उनके अंदर कुछ कॉम्पैक्ट रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी स्टडी करने के लिए एक्सरेज फॉल करवाई जाती हैं, एक्सरेज को भेजा जाता है। एंड इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट इज यूज टू प्रोड्यूस गामा रेज। In the production of gamma rays we use inverse
कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ एटम जब हमें करना होता है, कॉम्पटन इफेक्ट इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ एटम्स। एटम्स की स्ट्रक्चर स्टडी करनी होती है और आई में से इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर भी कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। इसके बाद हम अगले बहुत खूबसूरत अध्याय के साथ अपने अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।